आज हम सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन के अध्याय 2 स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका पर चर्चा करेंगे। इस पाठ में स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं को कुछ तथ्यों एवं कहानियों के द्वारा समझाया गया है। यहाँ पर कुछ चित्र दिए हुए हैं। इन चित्रों से हमें पता चलता है कि स्वास्थ्य के लिए कौन कौन से कारक जिम्मेदार होते हैं। अब जैसे पहला चित्र है, इसमें पानी के लिए लोग लंबी लाइनों में खड़े हैं, यानी उनके पास पीने का स्वच्छ पानी उपलब्ध नहीं है, उसके लिए उन्हें घंटों इंतज़ार करना पड़ता है। यहाँ पर है कि एक परिवार का चित्र है जहाँ पर भोजन बन रहा है और भोजन में सब्जियाँ वगैरह उनको दी जा रही है। बाजरे की रोटी है जो पोषक तत्वों से भरपूर होती है। एक संतुलित भोजन की थाली है जिसमें वो सभी आवश्यक चीज़ें मौजूद हैं जो एक व्यक्ति को चाहिए। एक अस्पताल का कक्ष है जहाँ पर मरीजों को भर्ती किया गया है। एक तनावग्रस्त महिला का चित्र है जो आज की जीवन शैली में एक आम बात है, क्योंकि लोग तनाव से जूझ रहे हैं। सड़क के किनारे बैठकर सब्जी बेचती हुई एक महिला का चित्र है। एक डॉक्टर जो एक बच्चे का निरीक्षण कर रहा है और परिवार के कुछ लोग मिलकर घर में किसी बीमार या बुजुर्ग व्यक्ति की सेवा में लगे हुए हैं। एक दवाखाने का चित्र है और यहाँ पर गाड़ियों से निकले हुए प्रदूषण का चित्र है। तो यानी इन सब बातों से हमको ये पता चलता है कि हम स्वास्थ्य किसे कहते हैं और स्वास्थ्य के लिए कौन कौन से कारक उत्तरदायी होते हैं। इसी प्रकार ये दूसरा चित्र है जिसमें जैसे एक यहाँ पर दिखाया गया है ऑपरेशन करते हुए डॉक्टर का चित्र है। यहाँ एक झुग्गी झोपड़ी है जिसमें गंदगी फैली हुई है। तो इन चित्रों के माध्यम से हमें स्वास्थ्य की अवधारणा का पता चलता है। तो स्वास्थ्य के बारे में हम अनेक प्रकार से सोच सकते हैं। स्वास्थ्य का अर्थ है हमारा बीमारियों और चोट आदि से मुक्त रहना, लेकिन स्वास्थ्य केवल बीमारियों से संबंधित नहीं है। अब इन चित्रों में से केवल कुछ स्थितियों को ही स्वास्थ्य से जोड़कर देखा जाता है। प्रायः हम ध्यान नहीं देते कि उपयुक्त हर स्थिति का संबंध स्वास्थ्य से है। बीमारी के अलावा हमारे लिए उन कारणों पर भी विचार करना आवश्यक होता है जो हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव डालते हैं। जैसे यदि लोगों को पीने के लिए स्वच्छ पानी और प्रदूषण मुक्त वातावरण मिले तो वे सामान्यतः स्वस्थ रहेंगे। दूसरी ओर यदि लोगों को भरपेट भोजन न मिले अथवा उन्हें घुटन भरी अवस्था में रहना पड़े तो उनके बीमार पड़ने की संभावना अधिक होती है। तो इसलिए हम कहते हैं कि स्वास्थ्य क्या है। स्वास्थ्य का अर्थ है न सिर्फ बीमारियों से दूर रहना, बल्कि पीने के लिए स्वच्छ जल, पर्याप्त पोषक भोजन, प्रदूषण मुक्त वातावरण और घुटन भरी अवस्था से मुक्ति। तो ये सब मिलकर स्वास्थ्य को बनाते हैं। इसी प्रकार तनाव मुक्त और प्रसन्न रहना स्वस्थ जीवन का एक पहलू है। अब आते हैं भारत में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति पर चर्चा करते हैं। अब नीचे ये तालिका दी गई जिसमें 2 स्तंभ हैं। इन स्तंभों में कुछ तथ्य दिए गए हैं। जैसे पहला स्तंभ है तो इसमें दिया गया संसार भर में भारत में सर्वाधिक चिकित्सा महाविद्यालय हैं और यहाँ सबसे अधिक डॉक्टर तैयार किए जाते हैं। तो लगभग हर वर्ष 30,000 से अधिक नए डॉक्टर योग्यता प्राप्त करते हैं। यानी हमारे देश में बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस हैं और यहाँ से हर साल लगभग 30,000 से ज़्यादा डॉक्टर जो है वो योग्यता पर प्राप्त करके एग्ज़ाम पास करके बाहर आते हैं। पिछले वर्षों में स्वास्थ्य सेवाओं की सुविधा में काफ़ी वृद्धि हुई है। सन 1950 में भारत में केवल 2,717 अस्पताल थे
जो 1991 में 11,174 अस्पताल हो गए और 2017 में यह संख्या बढ़कर 23,583 हो गई। यानी हमारे देश में आज़ादी के बाद तेजी से स्वास्थ्य सुविधाओं में वृद्धि हुई है। भारत में विदेशों से बहुत बड़ी संख्या में इलाज कराने हेतु चिकित्सा पर्यटक आते हैं। अब जैसे हम टूरिस्ट देखते हैं तो वो हमारे देश में घूमने फिरने के लिए आते हैं, लेकिन कुछ टूरिस्ट ऐसे होते हैं जो यहाँ इलाज कराने आते हैं, उन्हें चिकित्सा पर्यटक कहा जाता है। तो वे उपचार के लिए भारत के कुछ ऐसे अस्पतालों में आते हैं जिनकी तुलना संसार के सर्वश्रेष्ठ अस्पतालों से की जा सकती है, जैसे अपोलो हॉस्पिटल, एम्स, या जैसे बॉम्बे में है, आपने सुना होगा नानावटी कॉलेज ऑफ मेडिकल, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। तो ये इस तरह के इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पर लोग अपना इलाज कराने आते हैं, क्योंकि यहाँ पर विश्व की सर्वश्रेष्ठ सुविधाएं हैं वो मिलती हैं। भारत विश्व का दवाइयाँ निर्मित करने वाला तीसरा बड़ा देश है और यहाँ से भारी मात्रा में दवाइयों का निर्यात होता है। यानी भारत में बहुत बड़ी मात्रा में दवाइयाँ बनती हैं और ये दवाइयाँ विदेशों को भी भेजी जाती हैं। तो ये एक पहलू है जिसमें स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए बताया गया है। अब इसका दूसरा पहलू भी है जिसमें कहा गया है कि भारत के अधिकांश डॉक्टर शहरी क्षेत्रों में बसते हैं। अब हमारे देश में 30,000 से ज़्यादा डॉक्टर हर साल निकलते हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टरों का अभाव है। वो डॉक्टर अधिकतर शहरी क्षेत्रों में ही होते हैं। तो ग्रामवासियों को डॉक्टर तक पहुंचने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। भारत में करीब 5 लाख लोग प्रतिवर्ष तपेदिक यानी ट्यूबरकुलोसिस टीबी से मर जाते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति से अब तक इस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। अब देखो, एक तरफ हम कहते हैं कि हमने बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस बनाए हैं, दवाइयाँ बना दी हैं, लेकिन आज भी लाखों लोग बिना इलाज के या इलाज न मिलने से मर जा रहे हैं। हर वर्ष मलेरिया के लगभग 20 लाख मामलों की रिपोर्ट प्राप्त होती है और यह संख्या कम नहीं हो रही है। यानी मलेरिया, इसके अलावा और भी कई बीमारियां हैं जैसे चिकनगुनिया, डेंगू, और अभी रिसेंटली आपने देखा है कि कोविड-19 कोरोना वायरस जो है वो भी दुनिया भर में लाखों लोगों को अब तक मौत के मुंह में डाल चुका है। तो इनमें इस संख्या में भी परिवर्तन नहीं हो पा रहा है, यानी हमारा स्वास्थ्य सुरक्षित नहीं है। हम सबको पीने का स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। बहुत सी हमारी जनसंख्या का बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जिनको पीने का स्वच्छ पानी भी नहीं मिल पाता है। संचारणीय बीमारियां, जिनको कम्युनिकेबल डिजीज़ कहा जाता है, वो पानी के द्वारा ही एक से दूसरे को लगती है। तो इन बीमारियों में से 21% जल जनित होती है, यानी दूषित पानी पीने से होती है। तो इनमें हैजा, पेट के कीड़े, हेपेटाइटिस और टाइफाइड जैसी बीमारियां जो दूषित जल और दूषित भोजन करने से होती है। भारत के समस्त बच्चों में से आधों को खाने के लिए पर्याप्त भोजन भी नहीं मिलता है और वे अल्प पोषण के शिकार रहते हैं। यानी बच्चों को उचित मात्रा में पोषक तत्व नहीं मिल पाते और वो कुपोषण के शिकार बने रहते हैं। अब इनके संदर्भ में नीचे ये कुछ तथ्य दिए हैं। बीमारियों से बचाव और उनके उपचार के लिए हमें उचित स्वास्थ्य सेवाएं चाहिए, जैसे स्वास्थ्य केंद्र, अस्पताल, परीक्षणों के लिए प्रयोगशालाएं, एम्बुलेंस की सुविधा, ब्लड बैंक आदि। तो ये सब चीज़ें हमारे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। ऐसी सुविधाओं की व्यवस्था को चलाने के लिए हमें स्वास्थ्य सेवकों, नर्सों, योग्य डॉक्टरों और अन्य विशेषज्ञों की ज़रूरत होती है जो परामर्श देते हैं, रोग की पहचान करते हैं और इलाज कर सकते हैं। इसके अलावा मरीजों के इलाज के लिए आवश्यक दवाइयाँ व उपकरण भी चाहिए ताकि बीमार होने पर इलाज के लिए इन सुविधाओं का उपयोग कर सकें। अब इस टेबल में हमने
पहला जो स्तंभ था उसमें हमने देखा कि भारत में बड़ी संख्या में डॉक्टर, दवाखाने और अस्पताल हैं और देश में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को चलाने के लिए पर्याप्त अनुभव और ज्ञान भी उपलब्ध है। ऐसे चिकित्सालय और स्वास्थ्य केंद्र हैं जिन्हें सरकार चलाती है। तो सरकार अपनी जनसंख्या के एक बड़े भाग को देखभाल करने में समर्थ है, जो सैकड़ों और हजारों गांवों में फैली हुई है। अब इसकी तुलना में हम दूसरे स्तंभ को देखते हैं तो वहाँ दूसरा स्तंभ कहता है कि हमारे देश में स्वास्थ्य की स्थिति कितनी खराब है। उपयुक्त सकारात्मक विकास के बाद भी हम जनता को उचित स्वास्थ्य सेवाएं देने में असमर्थ हैं और यह विरोधाभासजनक स्थिति है जो हमारी अपेक्षाओं के विपरीत है। हमारे देश के पास पैसा है, ज्ञान भी है और अनुभवी व्यक्ति भी है, फिर भी हम सबको आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं देने में असमर्थ हैं। अब इसके कुछ कारण हैं, इनको दो कहानियों के माध्यम से बताया गया है। पहली कहानी हाकिम शेख की है, जो पश्चिम बंगाल के एक खेत मजदूर समिति के सदस्य हैं। इनका 1992 में चलती ट्रेन से गिरने के कारण एक्सीडेंट हुआ था और उनके सिर पर गंभीर चोट आई थी। उन्हें कलकत्ता के एक सरकारी अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन उन्हें भर्ती करने से मना कर दिया गया क्योंकि वहाँ कोई बिस्तर खाली नहीं था। दूसरे अस्पताल में उनके लिए आवश्यक सुविधाएं या उनके इलाज के लिए जरूरी विशेषज्ञ नहीं थे। तो जब दूसरे अस्पताल में ले जाया गया तो जिस तरह के डॉक्टर और जिस तरह का ट्रीटमेंट उन्हें चाहिए था वो वहाँ पर उपलब्ध नहीं था, इसलिए वहाँ भी उनको भर्ती नहीं किया गया। इस प्रकार अत्यंत गंभीर हालत में उन्हें 14 घंटे के अंदर 8 सरकारी अस्पतालों में ले जाया गया, किंतु किसी ने भी उन्हें भर्ती नहीं किया। इसके बाद उन्हें एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उनका इलाज किया गया। उन्हें अपने इलाज पर बहुत पैसा खर्च करना पड़ा। जिन अस्पतालों ने उन्हें भर्ती करने से इनकार कर दिया था, उनके उपेक्षापूर्ण रवैये से नाराज और क्षुब्ध होकर हाकिम शेख ने और उनकी समिति ने कोर्ट में एक मुकदमा दायर कर दिया। यानी उनको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी वो सुविधाएं उनको समय पर नहीं मिली और उनको एक प्राइवेट अस्पताल में ये सुविधाएं मिली जहां उनके लिए बहुत सारा पैसा चुकाना पड़ा। तो इससे नाराज होकर उन्होंने सरकार के खिलाफ कोर्ट में मुकदमा दायर कर दिया। अब देखते हैं हम एक इलाज पे कितना खर्च आता है। अब इसको एक छोटी सी कहानी के द्वारा समझाया गया है कि अमन और रंजन दो मित्रों की कहानी है। दोनों को वायरल हुआ। अमन गरीब परिवार से था और रंजन अमीर परिवार से था। तो रंजन को एक निजी अस्पताल में ले जाया गया जहां उन्होंने काफ़ी पैसे खर्च किए और उसके तरह तरह के टेस्ट कराए और बाद में ये पता चला कि उसको वायरल हुआ है। दूसरी तरफ अमन को एक सरकारी अस्पताल में ले जाया गया जहां उसे अपनी बारी के लिए लंबा इंतज़ार करना पड़ा और वहां उसके खून की जांच हुई और उसकी रिपोर्ट आने के बाद उसको कहा गया कि उसे वायरल हुआ है और कुछ दवाइयाँ उसको दी गई। तो दोनों ही केस में हम देखते हैं कि जहाँ एक तरफ सरकारी अस्पताल में उसको लंबी लाइन का इंतज़ार करना पड़ा, वहीं उसका खर्चा कम हुआ। दूसरी तरफ निजी अस्पताल में उसको सुविधाएं मिली, सब कुछ मिला, लेकिन उसके पैसे ज़्यादा खर्च हुए। तो इन दो कहानियों से हमें एक बात का पता चलता है कि हमारे देश में स्वास्थ्य की जो सेवाएं हैं वो दो वर्गों में बटी हुई है। एक को कहते हैं सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं और दूसरा होता है निजी स्वास्थ्य सेवाएं। तो सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा स्वास्थ्य केंद्रों व अस्पतालों की एक श्रृंखला है जो सरकार के द्वारा चलाई जाती है। ये अस्पताल आपस में जुड़े होते हैं जिससे ये शहरी व ग्रामीण दोनों क्षेत्रों को सुविधाएं प्रदान करते हैं और सभी बीमारियों का इलाज प्रदान करते हैं। अब ग्राम के स्तर पर एक स्वास्थ्य केंद्र होता है जहां एक नर्स और एक ग्राम स्वास्थ्य सेवक रहता है। तो इन्हें सामान्य बीमारियों के इलाज के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है और वे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टरों की देखरेख में कार्य करते हैं।
तो एक स्वास्थ्य केंद्र कई गांवों की ज़रूरत को पूरा करता है। उसके बाद जिला स्तर पर जिला अस्पताल होता है जो इन सभी स्वास्थ्य केंद्रों की देखरेख करता है। तो बड़े शहरों में कई सरकारी अस्पताल होते हैं, जिसे एक होता है जिसमें हमने देखा अमर को ले जाया गया। तो कुछ ऐसे भी विशिष्ट सरकारी अस्पताल हैं जिनका जिक्र हाकिम शेख की कहानी में हुआ था। यानी बहुत सारे ऐसे अस्पताल भी हैं छोटे बड़े, लेकिन जहाँ पर पर्याप्त सुविधाएं नहीं होती हैं। अब इनको सार्वजनिक क्यों कहा जाता है? सरकार ने सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने की वचनबद्धता को पूरा करने के लिए अस्पताल तथा स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए हैं। अब हमारे संविधान में सभी को स्वस्थ रहने का अधिकार है और इसी अधिकार को स्वास्थ्य जो सरकार है वो स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करके पूरा करती है। इन सेवाओं को चलाने के लिए धन उस पैसे से आता है जो लोग सरकार को टैक्स के रूप में देते हैं, इसलिए ये सुविधाएं सबके लिए है। तो इनको सार्वजनिक सुविधाएं कहा जाता है। ये सुविधाएं बहुत कम मूल्य पर या निःशुल्क दी जाती है, जिससे गरीब लोग भी अपना इलाज करा सकते हैं। अब दूसरी तरफ देखते हैं हम निजी स्वास्थ्य सेवाएं। अब जैसे हाकिम शेख के प्रकरण में हमने देखा कि उसने अपना इलाज निजी स्वास्थ्य सेवाओं से किया, यानी निजी अस्पताल में किया। तो उसने जो कोर्ट में जो मामला दर्ज किया था उस पर कोर्ट ने क्या निर्णय दिया? तो जैसे संविधान के अनुसार लोगों के हितों को सुनिश्चित करना और सबको स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना सरकार का प्राथमिक कर्तव्य है। इसलिए सरकार को हर व्यक्ति के जीवन के अधिकार की रक्षा करनी चाहिए। तो अदालत ने कहा कि हाकिम शेख को जिन कठिनाइयों से गुजरना पड़ा उसमें उनकी जान भी जा सकती थी, और यदि कोई अस्पताल समय पर व्यक्ति का इलाज प्रदान नहीं कर पाता है तो इसका मतलब है कि उसे जीवन की सुरक्षा नहीं दी जा रही है। अदालत ने यह भी कहा कि यह सरकार का कर्तव्य है कि वह मरीजों को आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं दे, जिसमें आकस्मिक इलाज की सुविधा भी सम्मिलित हो। तो अस्पताल और उनके स्वास्थ्य संबंधी कर्मचारियों को आवश्यक इलाज प्रदान करने की जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। तो कई सरकारी अस्पतालों ने हाकिम शेख का इलाज करने से मना कर दिया था, इसलिए अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिए कि वह हाकिम शेख द्वारा इलाज पर व्यय किए गए पूरे खर्च का भुगतान करे। तो इस तरह से हाकिम शेख ने जितना खर्चा किया था उसका भुगतान सरकार को करना पड़ा। अब निजी स्वास्थ्य सेवाएं हैं जो बड़ी संख्या में डॉक्टर अपना निजी दवाखाना चलाते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्रों में पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी, जिनको आरएमपी कहा जाता है, वो मिलते हैं। शहरी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में डॉक्टर हैं, जिनमें से बहुत से विशेषज्ञों की सेवाएं प्रदान करते हैं। तो निजी रूप से चलाए जा रहे अस्पताल व नर्सिंग होम भी हैं। काफ़ी संख्या में प्रयोगशालाएं हैं जो परीक्षण करती हैं और विशिष्ट सुविधाएं उपलब्ध कराती है, जैसे एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, एमआरआई आदि। और ऐसी दुकानें भी हैं जहां से हम दवाइयां खरीद सकते हैं, यानी मेडिकल स्टोर्स भी होते हैं। अब इनके नाम से ही ज्ञात होता है कि निजी स्वास्थ्य सेवा पर सरकार का स्वामित्व अथवा नियंत्रण नहीं होता। जैसे सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं में सरकार का नियंत्रण होता है, स्वामित्व सरकार का होता है, उसके विपरीत निजी स्वास्थ्य सेवाओं में मरीजों को हर सेवा के लिए बहुत धन व्यय करना पड़ता है। आज निजी स्वास्थ्य सेवाएं चारों ओर दिखाई देती हैं और बड़ी बड़ी कंपनियां अस्पताल भी चला रही हैं। कुछ कंपनियां दवाइयों को बनाने और बेचने में लगी हैं। शहरों के कोने कोने में दवाइयों की दुकानें देखी जा सकती हैं। तो जैसे हम देखते हैं जगह जगह मेडिकल स्टोर खुले हुए हैं। स्वास्थ्य सेवा और समानता। अब हमने ऊपर दो कहानियाँ पढ़ी, इससे हमें पता चला कि स्वास्थ्य सेवा और समानता का जो अवधारणा है वो इसमें पूरी नहीं होती है कि क्या सबके लिए पर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हैं। तो इन कहानियों से हमें पता चला कि सबके लिए
ऐसी सेवाएं उपलब्ध नहीं है। तो ये सेवाएं हमें निजी क्षेत्रों में ही उपलब्ध हो पाती हैं, खासकर जो शहरी क्षेत्र है, क्योंकि ये निजी अस्पताल शहरी क्षेत्रों में ही केंद्रित है और यहाँ सेवाओं का मूल्य भी अपेक्षाकृत बहुत अधिक रहता है। दवाइयाँ बहुत महंगी होती हैं और कई लोग उन्हें खरीदने में समर्थ नहीं होते। तो इसलिए जब परिवार में कोई बीमारी होती है तो उन्हें ऋण लेना पड़ता है, यानी कर्जा उठाना पड़ता है। निजी सेवाएं अधिक धन कमाने के लिए प्राय ऐसे कार्यों को प्रोत्साहित करती हैं जो सही नहीं है। तो कई बार सस्ते तरीके उपलब्ध होने पर भी उनके प्रयोग नहीं किए जा सकते हैं। जैसे हमने रंजन के केस में देखा कि उसको वायरल टेस्ट, उसका सिर्फ खून की जांच से ही पता चल सकता था, लेकिन उसके लिए उसे कई तरह के टेस्ट करवाए, तो ये अनावश्यक रूप से करवाए गए थे। तो ऐसे चिकित्सक ज़रूरत से ज़्यादा दवाइयाँ, इंजेक्शन या सलाइन आदि की सलाह देते हैं, जो कि साधारण इलाज से भी हो सकता था। अब हम देखते हैं कि दवाइयाँ महंगी होती हैं, तो इसके लिए सरकार ने जन औषधि मेडिकल स्टोर्स यानी जन औषधि केंद्र बनाए हैं, जहाँ पर कम दाम में दवाइयाँ उपलब्ध हो जाती हैं। तो ये सरकार का कार्य है। यहाँ से हमें एक इस पता लगा है कि सरकार स्वास्थ्य सुविधाएं देने के अलावा दवाइयों पर भी नियंत्रण रखती है कि दवाइयाँ कम कीमतों पर उपलब्ध हो सकें। तो हम देखते हैं कि सिर्फ 20% लोग ही बीमारी के दौरान आवश्यक दवाइयों को खरीदने में सक्षम होते हैं, और वे लोग भी जिन्हें हम गरीब नहीं समझते, यानी एक तो अमीर लोग हैं जो पैसा खर्च करके सभी सुविधाएं उठा लेते हैं, दूसरी तरफ वे लोग हैं जो ना तो अमीर हैं और ना गरीब हैं, वो भी अपनी दवाएं संबंधी खर्चों को उठाने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। इसी प्रकार अस्पताल में किसी बीमारी या चोट लगने के कारण भर्ती होने पर 40% लोग खर्चों का भुगतान करने के लिए पैसे उधार लेते हैं या अपनी कुछ संपत्ति बेच देते हैं। तो गरीब लोगों के लिए परिवार में हर बीमारी चिंता और मुसीबत का कारण बन जाती है। इससे भी बड़ी बात ये होती है कि ऐसी स्थिति बार बार आती है। अब इसका कारण होता है गरीब लोग पहले ही पोषण की कमी का शिकार हैं, तो वे परिवार उतना भोजन नहीं खाते जितना इन्हें खाना चाहिए, या उनको आवश्यक पोषक तत्व नहीं मिलते जो उन्हें मिलने चाहिए। इसके अलावा जीवन की आधारभूत आवश्यकताएं जैसे पीने का स्वच्छ पानी, घर के लिए पर्याप्त जगह, साफ वातावरण, ये भी उनको उपलब्ध नहीं हो पाता, यानी वो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं जहाँ गंदगी रहती है, तो इसके कारण उनके बीमार पड़ने की संभावना अधिक रहती है। अब इसके लिए क्या किया जा सकता है? तो हमारे देश में लोगों के स्वास्थ्य की दशा अच्छी नहीं है, और यह सरकार का उत्तरदायित्व है कि वह अपने सभी नागरिकों को, खासकर जो गरीब और सुविधाहीन हैं, उनको अच्छी क्वालिटी, अच्छी गुणवत्ता की सेवाएं प्रदान करें। फिर भी लोगों का स्वास्थ्य जितना जीवन की आधारभूत सुविधाओं पर और उसकी सामाजिक स्थिति पर निर्भर करता है, उतना ही स्वास्थ्य सेवाओं के ऊपर भी निर्भर होता है। इसलिए लोगों के लिए स्वास्थ्य की दशा सुधारने के लिए दोनों पक्षों पर कार्य करना आवश्यक है। और ऐसा कैसे होगा, इसको एक उदाहरण से समझाया गया है। तो ये यहाँ पर केरल है, जो हमारे दक्षिण भारत का एक राज्य है। यहाँ केरल की बात की गई है कि केरल ने कैसे इस समस्या का निवारण किया। 1996 में केरल सरकार ने राज्य में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। राज्य के पूरे बजट का 40% पंचायतों को दिया गया। इससे पंचायतें अपनी आवश्यकताओं को योजनाबद्ध कर उनकी पूर्ति कर सकती थी। इससे गांव के लिए पीने का पानी, आहार, औरतों के विकास और शिक्षा आदि के लिए उचित व्यवस्था सुनिश्चित करना संभव हो सका। तो इसका परिणाम निकला कि जल वितरण व्यवस्था की जांच की गई, स्कूलों और आंगनवाड़ियों के काम को सुनिश्चित किया गया और गांव की विशेष समस्याओं पर ध्यान दिया गया। तो स्वास्थ्य केंद्रों में सुधार किया गया।
इन सब कार्यों से स्थिति में सुधार आया और इतने प्रयत्नों के बाद भी कुछ समस्याएं बच जाती हैं, जैसे दवाइयों की कमी, अस्पतालों में अपर्याप्त बिस्तर। अब हमारा हॉस्पिटल बन गया लेकिन उनमें पर्याप्त बिस्तर नहीं है, तो इसके कारण मरीजों को भर्ती करने में समस्या होती है। फिर दवाइयों की कमी रहती है कि जो बीमारियां हैं उनसे लड़ने के लिए दवाइयां बहुत कम होती हैं, या कुछ दवाइयां ऐसी होती हैं जो सरकार उपलब्ध नहीं करा पाती। इसी प्रकार डॉक्टरों की कमी। तो इन समस्याओं को दूर करने की भी आवश्यकता है, और इसके लिए आप और अधिक जानकारी चाहते हैं तो नीचे एक लिंक दिया हुआ है, इस लिंक से आप देख सकते हैं कि केरल ने और क्या क्या किया। अब एक और उदाहरण है कोस्टा रिका का, जो मध्य अमेरिका का एक देश है जिसको लैटिन अमेरिकन कंट्री कहा जाता है। तो ये मध्य अमेरिका का सबसे स्वस्थ देश माना जाता है, और इसका कारण उनके संविधान में छिपा हुआ है। कई वर्षों पहले कोस्टा रिका ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया था कि वे देश में सेना नहीं रखेंगे, यानी सेना पर जो खर्च होता है उसको उन्होंने स्वास्थ्य और शिक्षा और दूसरी आवश्यक ज़रूरतों को पूरा करने में खर्च किया। तो कोस्टा रिका की सरकार मानती है कि देश के विकास के लिए देश का स्वस्थ होना आवश्यक है, और इसलिए अपने देशवासियों के स्वास्थ्य पर वो बहुत ध्यान देती है। तो कोस्टा रिका की सरकार अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य के लिए मूलभूत सुविधाएं देती है। तो जैसे पीने का सुरक्षित पानी, स्वच्छ पानी, सफाई, पोषण, आवास। तो अगर हमें ये सब मिलेंगे तो व्यक्ति जो है वो बीमार नहीं पड़ेंगे। स्वास्थ्य की शिक्षा को बहुत अधिक महत्व दिया जाता है, और सभी स्तरों पर स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान शिक्षा का एक जरूरी भाग है, यानी वो स्वास्थ्य को हर स्तर पर आवश्यक मानते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि स्वास्थ्य के लिए क्या क्या किया जा सकता है, और सरकारें किस प्रकार स्वास्थ्य के प्रति अपना उत्तरदायित्व निभाती हैं।